So, Jai Hind everyone and good afternoon to all. Am I audible? आज आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। तो पहले तो बताओ आवाज आ रही है? पहले तो बताइए आवाज आ रही है? रश्मि, हिमांशु, श्रेया। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सभी को आवाज आ रही है। चलो बढ़िया है। सो आज आप लोगों की अभी तक की आई थिंक सबसे छोटी क्लास होगी। ठीक है ना? शॉर्टेस्ट क्लास होगी आपकी। ओके। एंड आज आपकी केमिस्ट्री खत्म है। तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है भाई। ओके, फिजिकल जियो कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट अपन करेंगे आपके इंडियन जियो। इंडियन जियो को भी आपके आई थिंक 10 दिन लगेंगे लगभग। नेक्स्ट 10 डेज में आपकी इंग्लिश इंडियन जियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी बचती है थोड़ी। उसके 2-3 चैप्टर बचते हैं। 3-4 चैप्टर में वो कंप्लीट हो जाएगी एंड देन वी विल प्रोसीड विद दी बायोलॉजी। ठीक है ना? अच्छा, फॉर्म सभी लोगों ने भर दिया ना? एफकेट और सीडीएस का फॉर्म सभी ने भर दिया ना? सीडीएस एंड एफकेट का फॉर्म प्लीज यार सब लोग अभी फॉर्म भर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना। इस बार मेरे को पता है उन लोगों ने बहुत वो किया अगेन। क्या ही बोलूं मैं। सीडीएस वालों ने वो करके छोड़ा आपकी। कभी कोई सी साइट चेंज करते हैं, कभी कोई सी साइट चेंज करते हैं। बट वी आर द स्टूडेंट्स, वी आर द एस्पिरेंट्स, वी हैव टू सफर। इट्स अगेन ए पार्ट ऑफ जर्नी। ठीक है ना? अच्छा, संडे को करोगे? यार कर देना, ठीक है ना? लास्ट में पता नहीं फॉर्म छूट जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो टाइम निकाल के प्लीज सभी लोग सीडीएस एफकेट के दोनों फॉर्म फिल कर देना। क्योंकि इनकेस कोई आपको चेंजेस भी करवाने हो, जैसे किसी को आधार में कुछ चेंज करवाना हो, तो आप टाइमली क्या करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। अरे सीट दी कहाँ पे, कहाँ पे है इस बार फ्लाइंग में? हम कहाँ की है, वो तो सीट ही नहीं दी है, एक सीट दी है। एक सीट मतलब जो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा उसको मिलेगी सिर्फ फ्लाइंग एफकेट के अंदर। ओके, आई विल चेक अंकित। नहीं, 58 से नहीं भर सकते, ओवरऑल है ना, ओवरऑल है तो नहीं भर सकते सौरभ। 60 चाहिए इन लोगों को। अब ये भी इनकी अलग ही डिमांड है कि हम लोगों को 60% चाहिए। है ना? अलग अलग ही थ्योरी चलता है इनका। यूपीएससी सीडीएस बोलता है कि भाई आप पास होने चाहिए, फ्लाइंग में आके परमानेंट कमीशन के लिए ज्वाइन कीजिए। और एफकेट बोलता है कि आपके 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए, और हमारे पास फ्लाइंग में वैकेंसी देंगे एक, वो भी आपको देंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन, आके ज्वाइन कीजिए। हाँ, जिनको फ्लाइंग चाहिए भाई सीडीएस पे फोकस फोकस करो। एंड इवन सीडीएस की फ्लाइंग सबसे बेस्ट है क्योंकि पीसी मिल रहा है भाई, परमानेंट कमीशन मिल रहा है। मैंने एफकेट का इतना ज्यादा ट्राई क्यों नहीं किया? आराम से मैं 200 प्लस स्कोर कर रहा हूँ, हर बार मैंने 200 प्लस स्कोर किया। बट मैं एफकेट के लिए कभी ऐसा मैंने क्यों नहीं रखा? मैंने कभी माइंड के अंदर रखा ही नहीं कि मैं फ्लाइंग जाऊंगा तो एफकेट से जाऊंगा। क्योंकि सीडीएस बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो पहले मैं बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ देखूंगा ना। हाँ, एज ए बैकअप लेके चलो एफकेट को। इनके सीडीएस नहीं निकल रहा है तो मैं एफकेट निकालूंगा। ओके। तो फॉर्म सभी लोग फिल कर देना, किसी का वेट मत करना, नाना नानी का वेट मत करना, दादा दादी का वेट मत करना, फॉर्म भर देना। ठीक है, अब आज की क्लास पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत बोरिंग क्लास होने वाली है। ऐसे लगेगा कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो। हाँ कर देते हैं भाई, एफकेट वाले कर देते हैं। तो ये थोड़ी बोरिंग क्लास होने वाली है क्योंकि एकदम फैक्चुअल चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है ना? 3-4 टॉपिक है, छोटे छोटे, 4 स्लाइड है वैसे। 4 स्लाइड पढ़ेंगे, जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी क्योंकि मोस्टली लर्न करने वाली चीजें हैं, बट ये चीजें लर्न करके जाना। बट इसके चक्कर में अपनी नींद मत उड़ाना, अगेन वही बात बोलूंगा। ये लास्ट की 2 क्लासेस है केमिस्ट्री की, इनके चक्कर में नींद मत उड़ाना।
कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री वो टफ है, केमिस्ट्री वो है, केमिस्ट्री ये है। क्योंकि आप देख चुके होगी क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ से आते हैं। ये 2 चैप्टर का सिर्फ इतना मीनिंग है कि भाई जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपसे पूछते हैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मेरी करानी जिम्मेदारी है, तो वो मैंने आपको कवर करवाया। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एंड बीइंग ए सी डी एस्पिरेंट, एन डी एस्पिरेंट, आप इनको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लर्न नहीं कर सकते, इतना तो लर्न कर सकते हो। जब आप हिस्ट्री के अंदर ही टाइमलाइन वगैरह इतना कुछ याद करोगे तो ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। ठीक है ना। जब भी कोई चीज़ टफ लगे ना, पढ़ने में कुछ भी टफ लग रहा है, सिंपल सी बात मैं तो यही मानता हूँ, उसको हिस्ट्री से कंपेयर करो। क्या हिस्ट्री उससे इजी है? अगर आपको हिस्ट्री इजी लग रही है, आई विल से कि इस टफ चीज को छोड़ो और हिस्ट्री करो। बट अगर आपको ये हिस्ट्री से इजी लग रही है तो आई विल से कि यार ये चीज करो पहले। ठीक है ना। हिस्ट्री आपको वो सर करवाएंगे, मैं नहीं करवाएगा हिस्ट्री। बट हाँ, हिस्ट्री होगी आपकी, कंप्लीट हिस्ट्री होगी। ठीक है। एंड इंग्लिश की क्लास में मेरी प्रोवाइड करने वाला था आपको इसी वीक, या तो सैटरडे को या फिर संडे को, फिक्स है। आपको इंग्लिश के क्लासेस भी मिल जाएंगे, उससे रिवीजन करना। उससे आपको हो सकता है और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। अगर आपको उससे मजा आ रहा है तो वो सीरीज फॉलो करना, वरना सर वाली फॉलो करना। एंड द फाइनल थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। साथ में मैं वाई टीवी पे एक सीरीज चलाऊंगा अभी, इंग्लिश की ही। वो इंग्लिश वाली सीरीज भी स्टार्ट करना। ओके। अनु सर पढ़ाएंगे आपको, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सो इंडियन ज्योग्राफी के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करके आना। इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर इसको आप एक्सेप्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एक नहीं, 2 एडवाइस दूंगा। पहली एडवाइस कि आपके पास इंडियन जियो जो एनसीईआरटी है 11th की, वो आपके पास होनी चाहिए। एंड दूसरी, आपके पास एटलस होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो तो इंडियन ज्योग्राफी। नाउ इंडियन ज्योग्राफी का क्या करना है, मेरी क्लास में आने से पहले एक बार जो भी मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो भी हेडिंग दिखे आपको, वो चैप्टर प्लीज़ पढ़ के आना। क्योंकि इसमें थोड़ी रटने वाली चीज़ें होगी। आपने वो चीज़ें पहले से पढ़ी होगी ना एक बार, तो आपको अजीब नहीं लगेगा कि मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ, एकदम ही अलग पढ़ रहा हूँ। सपोज करो ये आपके हिमालयाज है। ठीक है। ये आपके ग्रेटर हिमालयाज है। ओके। अब ग्रेटर हिमालयाज की मैं आपको लेफ्ट से राइट आपको क्या करवा रहा हूँ, ऑर्डर करवा रहा हूँ। ओके। अब ऑर्डर करवा रहा हूँ, जब आप इस इंडियन ज्योग्राफी से एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ के आए हो तो आपको ये चीज़ें देखने में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि ये क्या ही नाम आ गए, क्या ही ऑर्डर आ गया, कि ये तो याद होगा ही नहीं। तो ये चीज़ प्लीज़ हर क्लास से पहले करके आना, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के लिए बोल रहा हूँ। अब बाकी सब्जेक्ट में ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बोला, बट यहाँ जहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो मैं बोलेगा। सेकंड, इंडियन ज्योग्राफी को सिंपल बनाना है तो मैप्स से थोड़ा प्यार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बाद में कर लेना, पहले मैप से थोड़ा प्यार कर दो। मैप से चीज़ें रिलेट करना स्टार्ट कर देना। आपके एक रूम में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैप तो होना चाहिए, पॉलिटिकल हो चाहे फिजिकल हो। स्पेशली फिजिकल तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। रीजन इज कि मैप से जितना ज़्यादा रिलेट करोगे ना चीज़ों को, उतनी जल्दी आपको याद होगी। अगर मैं आपको रटा दूं कि भाई ये झारखंड है, झारखंड के याद रखना है, इसके ये बॉर्डर करता है, ये बॉर्डर करता है, ये बॉर्डर करता है, ये बॉर्डर करता है, ये करता है, ये करता है। वहीं सपोज करो मैं आपको मैप के अंदर दिखा रहा हूँ कि ये भाई ये रहा आपका झारखंड, इसके साइड में ये बॉर्डर करा है, ऊपर देखो आपके क्या आ गया, सोच के देखो थोड़ा, ये आ गया, ये इधर देखो आपके क्या आ गया, ये आ गया। तो कौन सा ज़्यादा इजी होगा? आप ऑब्वियसली बोलोगे सर ये सेकंड वाला ज़्यादा इजी है। तो इसलिए मैपिंग स्पेसिफिकली इंडियन ज्योग्राफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑलमोस्ट हर चीज़ मैपिंग के थ्रू कर सकते हो। एंड मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको मैपिंग से रिलेट करके दिखाएगा। ठीक है ना। तो मैप्स आपके पास होने चाहिए, चाहे एटलस के फॉर्म में रखो। एटलस का फ़ायदा ये होता है कि यूं खोली किताब और देख लिया। और रूम में लगाए हुए मैप का ये फ़ायदा होता है कि आप खोलो ना खोलो आपको देखना ही पड़ेगा। आपको वो रिकॉल करवाएगा कि मेरे को देखना ही है। ठीक है ना। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें इंप्लीमेंट करना, मैंने कोई फालतू बात नहीं की है इसमें, सारी इंप्लीमेंट करनी है आपको। हाँ, इंडियन इंडियन ज्योग्राफी कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। बाकी मैंने बता दिया, जो इंग्लिश की क्लासेस आपकी, जो मैं पिछली बैच की आपको और प्रोवाइड करने वाला था, ये इसी संडे को प्रोवाइड कर देगा। एंड प्लीज इन सभी लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू करना।
लेट मी टेल यू, आपकी ऑलमोस्ट चीजें जो आपकी क्लियर नहीं है ना, वो क्लियर हो जाएगी इनसे। एक बार देख के देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो रगड़े के लिए स्टार्ट हो जाओ भाई। थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ आपका, है ना। इतने दिन से मजे कर रहे हो ना केमिस्ट्री में, तो अभी थोड़ा फ्यूज उड़ाता हूँ आप लोगों का ना। वो आपके एग्जाम में पेंट से रिलेटेड वही क्वेश्चन आ जाता है। अब आप बोलोगे सर आप पूरा मिस्त्री बना के छोड़ोगे, कभी सीमेंट पढ़ा रहे हो कभी पेंट पढ़ा रहे हो, है ना। तो वही सीन है यार। आपको यहाँ से याद आना चाहिए कौन सा एग्जाम, आपको याद आना चाहिए यूपीपीसी, जिसने ये तक पूछ लिया था कि भाई पंचे निकालने के स्टेप्स क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके और एग्जाम्स भी पूछते हैं, जैसे सीएपीएफ वगैरह हो गया, सीडीएस वगैरह हो गया। इवन एनडीए आपके पूछता है कि भाई पेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना। अब ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं एक बार बस रीड आउट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। देखिए पेंट में इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एक है आपका, हाँ, टर्पेंटिन ऑयल। नाम तो सुना होगा आपने, है ना। ये आपकी थिनर की तरह यूज करते हैं, मतलब आपका जो पेंट होता है ना उसको पतला करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा यूज करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल्स, ये आपके एंटी स्किंग एजेंट होते हैं। तीसरा यूज करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मतलब ये कलरिंग एजेंट होता है, कलरिंग, ठीक है ना, पिगमेंट। और एक यूज करते हैं नोवेलिक, जो आपके बाइंडर की तरह काम करता है। ओके। अब पेंट के अंदर अपन डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स यूज करते हैं, जैसे आपने पेंट पेंट के अंदर इंडिगो यूज करते हैं, है ना। इंडिगो जो कलर देते हैं ये क्या आपका हर्बल पेंट है। नेचुरल पिगमेंट जैसे आपका हो गया टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये ऊपर जो अपन ने लिखा था टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये क्या है, नेचुरल पिगमेंट है, नेचुरल कलर है मतलब। सिंथेटिक कलर जैसे हो गया आपका व्हाइट लीड। रिएक्टिव पिगमेंट हो गया जैसे रेड लीड। अब ये क्वेश्चन आपके सीएपीएफ के अंदर आया था एक बार, चार पांच तीन चार आपको ऑप्शन दे दिए थे और मैच द फॉलोइंग करना था। इनर्ट पिगमेंट जैसे आपका हो गया भाई चौक। ओके। क्रोमियम ऑक्साइड आपके क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये सारी देखो ए टू जेड चीजें आपके रटने वाली है, कोई भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक समझने वाली चीज है। इसलिए मेरे को भी ये बोरिंग लगती है, एंड ऑब्वियसली बात है आपको भी बोरिंग लगेगी, बट पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। एल्यूमिनियम पेंट फेयरली गुड हीट रेजिस्टेंट, पोजेस गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यूज फॉर हॉट वाटर पाइप। एल्यूमिनियम पेंट जनरली आपने देखा होगा पाइप के ऊपर किया जाता है। इसका रीजन क्या है भाई, कि एक तो ये हीट को ना अच्छा आपका रेजिस्ट करता है, ठीक है। इसकी गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। और तीसरा ये हॉट वाटर पाइप की तरह आपके यूज किया जाता है, ताकि ये गलता नहीं है, इसलिए आप अपन क्या करते हैं, इसको पाइप को कलर करने में यूज करते हैं। हाँ, हाई स्कोर करना है तो भाई करना पड़ेगा। ओके। इसके बाद में थोड़ी सी और चीजें हैं जो आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है गुड पेंट के बारे में, कि एक अच्छे पेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक। देखो कोई भी अगर पेंट अच्छा है ना, तो वो पहली बात तो ओपेक होना चाहिए, आर पार नहीं दिखना चाहिए उसके। हाई कवरिंग पावर होनी चाहिए, मतलब थिकनेस होनी चाहिए उसके अंदर। थिकनेस होगी तभी तो दीवारों को बचाएगा। सॉलिड पार्टिकल्स इन पैंट शुड रिफ्लेक्ट मच ऑफ द डिस्ट्रक्टिव लाइट। अब देखो जो पैंट होता है, ये सपोज करो पैंट है, इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होगी, ये सॉलिड पार्टिकल्स जब आपकी सनलाइट गिरेगी तो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव लाइट को उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देना चाहिए। इससे अगेन क्या होगी, आपकी दीवारें भाई क्या रहेगी, पैंट और दीवारें सुरक्षित रहेगी। ओके। कॉम्बिनेशन पिगमेंट्स लाइक व्हाइट लीड गिव बेटर रिजल्ट। अगर देखो आप कंबाइन करके कलर्स डालते हो ना, जैसे आपने टाइटेनियम ऑक्साइड डाल दिया, है ना, ऐसे कंबाइन करके डालोगे कलर, तो आपका क्या बनेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको किसके अंदर, पेंट के अंदर। एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा पेंट के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ये अगर आपको क्रैक्स रोकने हैं ना, तो आपको पेंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा प्लास्टिसाइजर। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी आपकी इंक्रीज करता है। ठीक। आयरन ऑक्साइड प्रिपरेटरी कोटिंग ऑन स्टील, ये स्टील के ऊपर यूज किया जाता है कलर। वार्निश, वार्निश क्या होता है भाई, कलरलेस शाइनिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन वुड। आपने देखा होगा लकड़ी के ऊपर ना एक चमकती चीज की जाती है, एक टाइप से जेल टाइप का किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वार्निश बोलते हैं। ठीक है। इनेमल पेंट ग्लोसी फिनिश ऑन वुड एंड स्टील, वुड और स्टील पे ये क्या देता है, ग्लोसी फिनिश देता है। और इमल्शन पेंट क्या देता है, ये एक्सटीरियर इंटीरियर आपकी ब्रिक वॉल को कलर करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। हाँ, एशियन पेंट, दीवारें बोल उठेगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पेंट के बारे में ध्यान रखनी है, इतनी ध्यान रख रहे हो, इससे क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, उससे बाहर आ रहा है। तो अपन कोई पेंट के ऊपर पीएचडी करने नहीं बैठे। एंड अगेन वही आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, है ना। इतना भी अपने को नहीं घुसना है, लिमिटेड घुसना है कोई चीज के अंदर घुसना है।
दूसरा देखो, कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आपका एग्जामिनर क्या रहता है, थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है कि सामने वाले को भाई फर्टिलाइजर के बारे में पता है नहीं पता है। तो अभी अपन पहले मिस्त्री बने थे, फिर अपन पेंटर बने थे, अभी बात करते हैं अपन फार्मर की। अब थोड़ा किसान बन लेते हैं, है ना। अब एज यू ऑल नो भाई, फर्टिलाइजर सभी को पता है, ये अपन प्लांट इश्यूज में या फिर सोइल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि ये सोइल वगैरह में क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से ये समझ लो प्लांट्स के लिए सप्लीमेंट्स है। जैसे आप सप्लीमेंट्स लेते हो ना, जिम कौन कौन जाता है भाई यहाँ पे, जो लोग वो पाउडर पी पी के क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं, वही सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है ना। पड़ोसी का मकान बोल गया, क्या बोल गया तुम्हें? क्या बोल गया भाई? ओके। अब सोइल के अंदर ना देखो, अलग अलग टाइप के आपके क्या प्लांट को क्या चाहिए होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस बार तो नहीं आया था, उससे पिछली बार आया था, ठीक है ना। अब ये वैसे मैं बायोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा आपको मैक्रो माइक्रो, अभी के लिए बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये लीफ की ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। फॉस्फोरस हो गया, ये रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट हो गए, इनकी डेवलपमेंट में काम आता है। पोटेशियम हो गया, ये स्टेम ग्रोथ हो गई, फ्लावरिंग हो गई, इसमें हेल्प करता है। बाकी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर। आपने सिर्फ मैक्रो याद कर लो, बाकी के सारे क्या होंगे, माइक्रो होंगे। तो सिर्फ मैक्रो याद कर लो। माइक्रो जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीज, आपके मोलिब्डेनम, जिंक, है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, वेनेडियम, ये सारे क्या हो गए, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। एक्सेस फर्टिलाइजर टू ए प्लांट विदाउट वाटर। अगर देखो आप किसी प्लांट के अंदर आप चाहते हो कि मैं तो इसको एक दिन के अंदर ही पूरा क्या कर दूंगा, एकदम बड़ा कर दूंगा कि भाई फ्रूट्स वगैरह सब निकल आएंगे इस पे। तो अगर आपने ये बुद्धि लगा के, बेल बुद्धि लगा के एक्सेस फर्टिलाइजर उसमें ऐड कर दिए, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। उसको एक तरीके की बीमारी लगती है, उस बीमारी को बोलते हैं अपन प्लास्मोलिसिस, ठीक है ना। प्लास्मोलिसिस के कारण प्लांट क्या हो जाएगा भाई, चल बसेगा। ओके। एक्सेसिव यूज का देखो एक और आपका क्या है भाई, दुष्प्रभाव है, वो क्या है, अगर आपने एक्सेसिव यूज किया तो आपके ग्राउंड वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो फर्टिलाइजर टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन करते हैं, सॉइल के अंदर एक्सेसिव यूज करोगे तो सॉइल में बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन बहुत बढ़ गया, तो ये ग्राउंड वाटर, जैसे ही बारिश आएगी तो बारिश के साथ में कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और ग्राउंड वाटर को क्या कर देगा भाई, आपके पॉल्यूट कर देगा। अब फर्टिलाइजर्स अपन अलग अलग तरीके के यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर और उन पेस्टिसाइड्स को अपन देखते हैं जो अलग अलग टाइप के यूज करते हैं। सबसे पहला आपका अमोनियम नाइट्रेट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है ना। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। ओके। अमोनियम नाइट्रेट ये आपके फर्टिलाइजर की तरह भी यूज होता है और एक्सप्लोजिव की तरह यूज भी होता है, मतलब ब्लास्ट करने वगैरह के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आया है कि अमोनियम नाइट्रेट इनमें से कौन सा यूज लिया जाता है, और एक ऑप्शन रहता है कि ये एक्सप्लोजिव के लिए यूज लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखना। यूरिया का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्मूला तो होता है CONH2 का ट्वाइस। फॉर्मूला आपका ये देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसका। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, C ऊपर होता है डबल बॉन्ड O, इधर आपका एक NH3 कनेक्ट होता है, सॉरी NH2, और इधर भी आपका क्या होता है, एक NH2 क्या होता है, कनेक्ट होता है, NH2। ये होता है आपका यूरिया का स्ट्रक्चर। यूरिया आपका सॉलिड होता है और ये एक्सप्लोजिव नहीं होता, मतलब ये आपकी क्या नहीं करेगा भाई, आग वगैरह नहीं लगाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो ग्रेट सोर्स ऑफ आपके नाइट्रोजन है, जिसके अंदर जो दिख जाए ना, इसके अंदर भी देखो ग्रेट सोर्स ऑफ आपके नाइट्रोजन है। बट यूरिया ज्यादा बेटर है आपकी, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा होता है, और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तीसरा देखो फर्टिलाइजर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें जो नाइट्रोजन होता है ना, ये स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है, तो इसलिए स्लो सप्लायर होता है नाइट्रोजन का। मान लो कोई ऐसा प्लांट है जिसमें ऑलरेडी आपके नाइट्रोजन है काफी, अपने को उसको कम नाइट्रोजन देना है, तो वहां पे अपन ये फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और हो गए जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फोस्फेट। अब ये सारे आपको ध्यान क्यों रखने हैं, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर है, तो ये सारे नाम याद रखने हैं। ओके। अब थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड वगैरह के बारे में भी ध्यान रखो। अच्छा, बाइनरी फर्टिलाइजर जैसे मैप हो गया, डेप हो गया। मैप मतलब मोनो अमोनियम फोस्फेट, और डेप मतलब डाई अमोनियम फोस्फेट, इनको बोलते हैं बाइनरी फर्टिलाइजर, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्लांट आपको उगाना है, उसको 3 न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम।
किसी भी फर्टिलाइजर के अंदर अगर ये तीन चीजें हैं आपके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो उसको बोलते हैं अपन कंप्लीट फर्टिलाइजर। मतलब वो परफेक्ट है अगर ये तीनों चीज किसी के अंदर मिल जाए। ठीक। डीडीटी याद करो, डीडीटी पीछे अपन एक क्वेश्चन किया था कि भाई डीडीटी और एक और था क्लोरीन से रिलेटेड, कि इन दोनों में कॉमन क्या है, अपने को पता चला क्लोरीन है। तो डीडीटी का आप ध्यान रखना, डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आपके इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए। हाँ, एनडी के अंदर आया था। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आते हैं पर। ठीक। एक और जैसे 2,4-D हो गया, जैसे 2,3 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये आपके वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, इनको बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। ठीक है ना, आपने मान लो कहीं पे स्टोर कर रखे हैं अपने ग्रेन्स वगैरह, उनको आप पेस्टिसाइड से बचाना चाहते हो, तो जिनके लिए अपन यूज करते हैं ना, उनको बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको पेस्टिसाइड्स के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक। इसके बाद में थर्ड टॉपिक आता है भाई आपका गन पाउडर। गन पाउडर से भी आपके क्वेश्चन आता है, लास्ट से लास्ट सीडीएस में क्वेश्चन आया था, याद हो तो? किसी को याद है? गन पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आया था, स्टेटमेंट आया था आई थिंक। तो गन पाउडर से भी भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये थर्ड टॉपिक है, इसके बाद में एक टॉपिक और है बस। ठीक। गन पाउडर की बात करें तो गन पाउडर में आपको इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं। ओके। हाँ, यूरिया कंटेंट 46 पर नाइट्रोजन। गन पाउडर की बात करें भाई, तो इसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन देखो कहां से लेते हैं अपन, चारकोल से लेते हैं। कहां से लेते हैं? चारकोल से। चारकोल का 15% अपन क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सल्फर। सल्फर लेते हैं अपन SO2 से। SO2 का 10% होता है बाई वेट। ओके। तीसरा है भाई आपका पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास होता है आपके 75% बाई वेट। ये तीन आपके मेन इंग्रेडिएंट है किसके? गन पाउडर के। गन पाउडर बनाना है तो कार्बन चाहिए, सल्फर चाहिए और पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए। ठीक है ना, ये तीन चीज आपको चाहिए। ठीक। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट दिख रहा है आपको, ये पोटेशियम नाइट्रेट का काम क्या होता है भाई? ब्लास्ट का काम होता है। मतलब ये काफी एक्सप्लोजिव होता है, जो ब्लास्ट बनता है ना वो इसी से बनेगा आपके। ठीक है। ये कलर में कैसा होता है भाई? ब्लैक होता है, तो इसको ब्लैक पाउडर भी अपन कहते हैं। ओके। काला होने के कारण काला भी कहते हैं इसको। आज के टाइम में जो गन पाउडर आता है ना, देखो पहले के टाइम में जो गन पाउडर आता था, कभी कभी क्या होता था, आपके फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती थी। आग लग के भाई खुद के लोग खुद ही जल जाते थे, गोदाम के गोडाउन आपके उड़ जाते थे। आज के टाइम में जो गन पाउडर आता है ना, ये किससे कोटेड होता है? आपके ग्रेफाइट से कोटेड होता है। तो जब आपके ये फ्रिक्शन करते हैं ना गन पाउडर, किसी के साथ भी मान लो फ्रिक्शन हो गया, तो इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है। पता है सभी को कि आप किसी से भी फ्रिक्शन करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है। आपने देखा होगा कि कंबल के अंदर भाई कंबल अगर आप अपने सर के ऊपर से घुमाओगे, है ना, तो आप किसी को टच करोगे तो आप में करंट आएगा। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, आप पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। वैसे इसके ऊपर चार्ज आपका जनरेट हो जाता है। तो ये चार्ज ही क्या करता है? आग लगाता है। तो ये ग्रेफाइट क्या करता है? इसको प्रिवेंट करता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को बिल्डअप होने से, और आग लगने से बचाता है। ठीक है। अब कभी कभी ये जो आपके गन पाउडर होते हैं, इनमें सेलुलोज नाइट्रेट भी यूज होते हैं कभी कभी। किस लिए यूज होते हैं? ताकि आपका जो ये गन पाउडर है, ये स्मोकलेस क्या करे? आपके बर्न हो। ठीक है। और साथ में बर्न रेट को भी क्या कर सके अपन? कंट्रोल कर सके, जल्दी से बर्न ना हो जाए। नाइट्रोग्लिसरीन भी कभी कभी यूज किया जाता है, ये बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन देता है। नाइट्रोग्लिसरीन है ना, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक क्या देता है? एक्सप्लोजन देता है। अब नाम से देखो, आप सुन रहे होगे नाइट्रोग्लिसरीन, कितना सिंपल सा, ये तो एकदम शांत वाला कंपाउंड लग रहा है, पर ध्यान रखना ये खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है। सल्फर, अब सल्फर का देखो इसमें क्या काम होता है गन पाउडर। सल्फर लोवर्स द इनिशियल इग्निशन टेम्परेचर। मतलब ये रेट ऑफ कंबशन को क्या कर देता है भाई? इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ कंबशन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। जल्दी से आपका धमाका हो जाता है ना, उसको थोड़ा क्या कर देता है? ये स्लो कर देता है। ठीक है ना। ओके। टीएनटी, कुछ आपके गन पाउडर में टीएनटी यूज किया जाता है। टीएनटी क्या होता है भाई? ट्राई नाइट्रोटोली। ठीक। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेड मिक्सिंग ऑफ टोलिन एंड नाइट्रिक एंड सल्फ्रिक एसिड। इन सबको मिलाओगे ना, तब ये क्या बनता है? आपका टीएनटी बनता है। ये डिटोनेटिंग एक्सप्लोजिव होता है। डिटोनेटर लगाते हैं ना भाई एक्सप्लोड करने के लिए, वो इसी से बनते हैं आपके। ठीक है। जब भी आपका गन पाउडर एक्सप्लोड होता है, तो इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, किस रेशियो में? 1:3 के अंदर। फाइन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए यूजेस।
अब यूजेस तो बड़े सिंपल होंगे भाई, एक्सप्लोजन है तो ये एक तो फायरवर्क्स के अंदर यूज होगा, ये apparatus बनाने में आपके काम आता है, वेपनरी में यूज होता है, एमिनिशन में यूज होता है, मेडिसिन के अंदर भी ध्यान रखना इसका यूज होता है आपके, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, रॉकेट फ्यूल की तरह आपके यूज होता है, ठीक। इन सब में ध्यान रखना, आपका मेन जो इंग्रेडिएंट यूज होता है ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट फायरवर्क में भी यूज होता है, वेपनरी में यूज होता है, एमिनिशन, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, रॉकेट फ्यूल, इन सब में यूज होता है। एक आपके सीडीएस के अंदर लास्ट से लास्ट सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि पोटेशियम नाइट्रेट इनमें से किसके अंदर यूज नहीं होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट इन सब में तो यूज होता है, और एक ऑप्शन था कि मीट प्रिजर्वेशन। मीट प्रिजर्वेशन में ध्यान रखना पोटेशियम नाइट्रेट नहीं यूज होता है, क्योंकि ये खतरनाक होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट नहीं करते हैं। सोडियम नाइट्राइट या फिर नाइट्राइट आपका यूज होता है किसके अंदर, मीट प्रिजर्वेशन के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ गया तो। नाउ बढ़ते हैं अपन लास्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जानते हो ना भाई क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है जानते हो ना, बाउंसर था ना वो पॉलीमर क्या होता है, नाउ सी आप जो प्लास्टिक वगैरह देखते हो ना, प्लास्टिक वगैरह देखते हो, इनके अंदर क्या होता है, आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है इनको बोलते हैं अपन मोनोमर्स। क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। जब ये मोनोमर्स आपके ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसको बोलते हैं अपन पॉलीमर। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर्स आप बनाते हो ना मोनोमर से, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से आपकी जो प्लास्टिक की जितनी भी चीजें ना वो सारी इसी तरीके से बनती है, ठीक है। अब ये पॉलीमराइजेशन से आपकी चीजें नेचुरल भी हो सकती है, मतलब एकदम नेचुरली अकर होती है इन्वायरमेंट के अंदर, सिंथेटिक भी हो सकती है और सेमी सिंथेटिक भी हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग चेन पॉलीमर्स आर वीकर बिकॉज ऑफ वंडरवॉल्स बॉन्ड्स। अब देखो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, ये क्या होती है, वंडरवॉल फोर्स वाली होती है, मतलब काफी ज्यादा वीक होती है, तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अब सारी की सारी चीजें है ना आगे की, ये रटने वाली है भाई, ये सारी की सारी रटने वाली है। जैसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से, कि भाई रबर के अंदर इनमें से कौन सा आपका मोनोमर यूज किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, आइसोप्रीन, स्टायरीन, विनाइल साइनाइड या फिर आपके टेफ्लॉन। ऐसे चार ऑप्शन दिए होंगे और आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये आपको रटना है। जैसे रबर की बात करते हैं, रबर आपके मोनोमर से बना होता है, कौन से मोनोमर, आइसोप्रीन। जब बहुत सारे मोनोमर मिल जाते हैं आपके पॉलीमर बनाते हैं, तब आपका रबर बनता है। और ये रबर आपको सभी को पता है टायर बनाने में काम आता है, और इलास्टिक मटेरियल्स बनाने में भी क्या आता है भाई, आपके काम आता है। इवन ये आइसोप्रीन आपके इलास्टिक फाइबर बनाने में भी काम आता है, इलास्टिक फाइबर वगैरह बनाने में काम आता है। जो ओल्ड मम्मीज होती थी ना, उनके ऊपर जो फाइबर लगा देते थे वो यही लगाते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए बुना एस। बुना एस के अंदर आपका मोनोमर कौन सा होता है, स्टायरिन होता है या फिर 1,3 बूटाडाइन होता है। दोनों में से दोनों याद रखने हैं वैसे आपको। ये बुना एस क्या होता है, ये होता है भाई आपका सिंथेटिक रबर। ये तो देखो नेचुरल रबर था, ये था आपका सिंथेटिक रबर, जो आप सिंथेटिक वे में क्या करते हो, मैन मेड है, मैन के द्वारा बनाए गए। फिर आता है बुना एन मोनोमर। बुना एन मोनोमर में आपके कौन सा केमिकल यूज होता है, विनाइल साइनाइड और 1,3 ब्यूटाडाइन। ये भी आपका सिंथेटिक रबर है, दोनों आपके सिंथेटिक रबर है। नहीं, 9th 10th के एनसीईआरटी में नहीं है। फिर बात करते हैं आपके टेफ्लॉन, ठीक है ना। टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन में भाई आपका टेट्रा फ्लोरो इथेन होता है, ठीक। आपने नॉन स्टिक कुकवेयर देखे हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, इनके अंदर आपका जो प्लास्टिक यूज किया जाता है ना, वो टेफ्लॉन ही यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि टेफ्लॉन आपके जल्दी से क्या नहीं होता भाई, पिघलता नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ओके। फिर बात करते हैं आपके टेरेलिन। टेरेलिन भाई आपका कौन सा कंपाउंड होता है, इथाइलिन ग्लिकोल होता है या फिर टेरेपेथिलिक एसिड होता है। इससे आपके फैब्रिक्स बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, फैब्रिक्स बनते हैं। ग्लिप्टल से क्या बनते हैं, इथिलीन ग्लिकोल या फिर पैथिलिक एसिड, इससे भी आपके फैब्रिक्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलाइट, बैकलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलाइट के अंदर आपका कौन सा मतलब कंपाउंड होता है, फिनोल होता है या फिर फॉर्मल्डिहाइड होता है। इससे देखो बैकलाइट से आपके प्लास्टिक के स्विचेस बनते हैं, मग्स बनते हैं, बकेट्स बनते हैं, और इवन आपने कुक वगैरह होते हैं, इनके हैंडल देखे हैं, कुक वगैरह होते हैं आपके, इनके हैंडल्स देखे हैं आपने, इनके हैंडल्स भी आपके बैकलाइट से बनते हैं, ठीक है ना। पीवीसी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे आपके ट्यूब्स हो गए, पाइप वगैरह हो गए, जो प्लास्टिक पाइप लगाते हो ना आप अपने घर में, वो पीवीसी से बनते हैं। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये आपके सिरेमिक और प्लास्टिक बनते हैं इससे। नायलॉन 6,
इसके अंदर कौन सा होता है भाई, आपका कैप्रोलैक्टम होता है। इससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। नायलॉन देखा ना, नायलॉन भी भाई अलग अलग टाइप का होता है आपका, ठीक है ना। तो नायलॉन से का आपका कैप्रोलैक्टम होता है, इससे फैब्रिक बनता है। इसके अलावा थोड़े से हो रहा है, ये और ध्यान रखना है। डेक्लोन, तरपेथिलिक एसिड होता है डेक्लोन के अंदर। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट अपन कहाँ पे यूज करते हैं, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनानी है ना आपको, मोटी पॉलीथीन बनानी है, तो उसमें अपन जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब रबर को आप वल्कनाइज कैसे कर सकते हो, एडिंग 5% सल्फर टू नेचुरल रबर्स मेक्स इट फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड टफ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जब आप रबर के अंदर 5% सल्फर ऐड करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और टफ हो जाएगा। एक आपने देखा होगा रबर बहुत खिंच जाता है, ये ऐड करने के बाद में वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, खिंचता नहीं है। तो इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जो आपकी टायर्स के अंदर ट्यूब आती है वो इतनी ज्यादा खिंचती नहीं है, तो वो वल्कनाइजेशन हो जाता है आपका रबर का, ठीक है। अगेन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स और थर्मोप्लास्टिक, ये भी बहुत पूछा जाता है। थर्मोसेटिंग देखो क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैव स्ट्रॉन्ग प्राइमरी बॉन्ड्स। इनके प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं, मतलब ठंडा करके इनको बनाया जाता है, ठीक है ना। ओके, इनकी हाई हीट रेजिस्टेंस होती है, मतलब हीट को ये क्या कर सकते हैं भाई, रेजिस्ट कर सकते हैं। आपके जो ये बोतल वगैरह आती है ना, बोतल वगैरह आपने सुना होगा कि ये बोतल के अंदर गर्म पानी डाल दो, इस बोतल के अंदर कुछ नहीं होता है। देखा है ना भाई, आपके मार्केट में दो टाइप की बोतल मिलती है, ये पहली बोतल है और ये दूसरी बोतल है। मैंने दोनों के अंदर क्या डाला, गर्म पानी डाला, है ना, हॉट वाटर डाला दोनों के अंदर। अब एक बोतल जो अच्छे अच्छे खासे आपने रुपए दिए 1000 रुपए, और एक आप मेले से लेके आए हो 200 रुपए, जिसके ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, सेलो की बोतल है। अब ये थोड़ी देर बाद में आपकी क्या हो जाती है, एकदम डिफॉर्म हो जाती है ना। इसका प्लास्टिक क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। अगर किसी ने महसूस किया हो, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो ये जो आपका कितना भी गर्म पानी डाल दो डिफॉर्म नहीं होती ना, इसके अंदर होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, क्योंकि इसकी हाइट हीट रेजिस्टेंस होती है, ये आपका डिफॉर्म नहीं होता अगर आप इसके अंदर गर्म चीजें डालोगे। वही जो ये गर्म डालने पे आपका डिफॉर्म हो जाता है, ये हो जाता है आपका थर्मोप्लास्टिक्स। ये थोड़ा इसके अंदर इंटरमीडिएट फोर्सेस क्या होते हैं आपके, सिर्फ वही अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे पीवीसी पाइप वगैरह हो गया, इसमें बहुत ज्यादा गर्म पानी डाला तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये डिफॉर्म हो सकता है। फिर आता है ओरलोन। ओरलोन आपका फाइबर है, ये आपके सिंथेटिक जो ब्लैंकेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, इनमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पीवीसी के अंदर ध्यान रखना लीनियर पॉलीमर होता है, मतलब एक ही लाइन का पॉलीमर होता है ऐसे। ओके, कंडेंसेशन से देखो कौन से पॉलीमर बनते हैं, एक तो टेरेलिन, एक नायलॉन 66, एक पेरिलिन, एक पॉलिस्टर्स, एक बेकेलाइट और एक डीएनए। ये सारे के सारे आपके कंडेंसेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल आपके नेचुरल कौन से होते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए आपके बाय पॉलीमर है, मतलब डबल पॉलीमर से बना है। क्रॉस लिंक्ड आपका पॉलीमर कौन सा है, जैसे मेलामाइन हो गया। एडिशन पॉलीमर कौन से होते हैं आपके, जैसे पॉलीथेन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया। वुल पॉलीमर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। अब ये सारी चीजें आपको याद करनी है ना। फाइनल थिंग, आपके जो बुलेट प्रूफ मटेरियल होते हैं ना, ये किससे बने होते हैं, आपके पॉलीहाइलिन या फिर केवलर से बने होते हैं, ठीक है। एंड बीपीए क्या होता है, बिस्फिनोल ए। ये आपके फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। फूड पैकेजिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनको डेवलप करने में। तो ये थोड़ा खराब भी होता है भाई, क्या कर देता है, फूड को आपके केमिकल बेस्ड बना देता है, जो कि हार्मफुल होता है, ठीक। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर। अच्छा, 1 फर्मी कितना होता है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ मैं। ये होती है 10⁻⁻15 मीटर। इसी के साथ में भाई आपकी केमिस्ट्री होती है खत्म। आज कोई पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि जो पीवाईक्यू होती है वो चीजें मैंने आपको लिखवा दी ऑलरेडी, है ना। तो पीवाईक्यू इसमें मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि रिसेंट में नहीं आए इतने, रिसेंट में एक दो पीवाईक्यू थे, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया इसमें। तो ये सारी चीजें आपको रटनी है, अच्छे से रट लेना। एंड कल रेडी हो जाना फॉर दी जियोग्राफी क्लास, ठीक है ना। जियोग्राफी के लिए रेडी हो जाना, मेरे को एकदम फ्रेश माइंड चाहिए। जिनका बैकलॉग चल रहा है, बैकलॉग कंटिन्यू करते रहो, बट जियोग्राफी में बैकलॉग मत बनाना। अच्छे से करेंगे सारी चीजें, इन डिटेल करेंगे सारी चीजें, बट द थिंग इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट रहना है अपने को, ओके।
एंड वैसे भी आपका तो सिलेबस वैसे भी एफकेट से पहले ही हो जाएगा, तो एफकेट भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, फाइन। बाकी जो आपकी फ्री सीरीज और चलेगी उसमें भी आप लोग पार्ट लेना, एज ए टेस्ट की तरह लेना, आप उसको एज ए रिवीजन की तरह लेना। एंड क्विजेज वगैरह अटेम्प्ट करना, आपको जितने भी और बच्चे होंगे उनके अंदर पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। डाउट पूछा है, क्या डाउट पूछा था? कौन सा डाउट था भाई? अच्छा, ये S2O2 वाला क्या? ये वाला है ना? इस बार देखो, मैं एक तो आपको रिवर्स बोलूंगा इंडियन ज्योग्राफी में, वो बताता हूँ मैं कबीर, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में। उसमें उसमें देखो कबीर क्या करना पड़ेगा आपको। अपन डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे कंपेयर करेंगे ना तो अपना मोल नंबर सही नहीं निकलेगा। ठीक है, इसमें अलग मेथड लगेगा, मैं अभी थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, रिवर्स की बात करते हैं तो इस बार रिवर्स से क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो, ठीक है ना। रिवर्स वाला चैप्टर अच्छे से करना, सारी ट्रिब्यूटरीज अच्छे से करना, सारे डैम्स वगैरह अच्छे से करके जाना, ठीक है। और रिवर्स का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। रिवर्स से क्वेश्चन आएगा इस बार, रिवर्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा, लेक्स अच्छे से करके जाना है इस बार। लेक्स से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार मैच द फॉलोइंग में आपके क्वेश्चन आ सकता है ना। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है इस बार, चांसेस है, ठीक है ना। तो वो लेग्स को भी अच्छे से करके जाना। ओके, इसके अलावा देखिए आपके जो कोपन क्लाइमेट है अपन ऑलरेडी कर चुके हैं इंडियन वाला, वो भी अच्छे से करना, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। कोपन क्लाइमेट से आपके आ जाते हैं। बाकी जैसे जैसे क्लासेस में बढ़ेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते जाऊंगा। आए थे ना। आते हैं यार, वो देखो एक्सपीरियंस की चीज होती है कि कौन सी चीज से क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है। अब मैंने पिछले 5-6 साल में सिर्फ इसी एग्जाम पे काम किया है, तो इसलिए मेरे को पता है कि कौन से टॉपिक से क्या पूछ सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भगवान हूँ, मेरा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। अगर मान लो यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया तो मेरा भी प्रेडिक्शन खराब हो जाएगा। बट मेरा प्रेडिक्शन है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे और आपके पैटर्न के बेसिस पे रहता है। पुष्कर लेख पूछा था पिछली बार। हम्म करंट अफेयर्स के अंदर जो अच्छा, करंट अफेयर्स का मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। करंट अफेयर्स देखो, मेरा 50% तो बन गया है, अभी बस 50% और बचा है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो कल या फिर परसों, परसों तो फाइनल है, आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, ठीक है ना, अप्रैल का। एंड उसी के बाद में मैं इसी मंथ में आपको मई का भी दे देगा। जून का तो भाई जून खत्म होने के बाद में आएगा, उससे पहले तो दूंगा नहीं, क्योंकि आगे की न्यूज़ पहले ही कैसे कवर कर दूंगा। जो करंट अफेयर्स के अंदर लेक वगैरह होती है ना, लेक होती है या फिर रिवर न्यूज़ में होती है, इनको अच्छे से किया करो, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स थोड़ा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करो आप लोग। मतलब करंट अफेयर्स का सिर्फ ये मीनिंग नहीं होता है कि मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स रट ली और मेरा काम हो गया। करंट अफेयर्स में थोड़ा अपना एनालिसिस भी बढ़ाओ, सेल्फ एनालिसिस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट में जैसे गवर्नर आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार सीडीएस या एनडीए में दोनों में एक ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब ये बात कंफर्म तब हो जाएगी अगर आपके सीएपीएफ के अंदर गवर्नर का क्वेश्चन आ गया ना, तो कंफर्म सीडीएस एनडीए में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। संध्या, इसके लिए तो आपको 1 साल का करना पड़ेगा यार, सीएपीएफ के लिए। सीपीएफ के लिए तो 1 साल का करना पड़ेगा आपको, पिछले सितंबर से। मार्च का मैंने करवा दिया भावना, फरवरी वाले में करवा दिया मैंने। मैंने आपको फेब का करवा रखा है भाई करंट अफेयर्स, इसी के अंदर मैंने प्लस मार्च करवा रखा है, दोनों मंथ का साथ करवाया था मैंने। जैन का करंट अफेयर्स आपको करवा रखा है, अभी अप्रैल का आएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, इस बार जल्दी दे दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है ना। सीडीएस के लिए देखो करंट अफेयर्स वैसे तो अभी मेरा कोई विश्वास नहीं रहा है, बट जो अपन जनरली करते हैं तो वो आपको करना चाहिए मार्च से लेके आपके अगस्त तक। इतना आपको सीडीएस के लिए करना है, इवन एनडीए के लिए भी इतना ही करना है।
और एफकेट के लिए कर रहे हो तो एफकेट के लिए आपको करना है फ्रॉम आपके फरवरी टू आपके जुलाई तक। कम चांस है कबीर, काफी कम चांस है। हो सकता है बट कम चांस है। और आएगा भी तो बहुत जेनरिक आएगा, अब उसके लिए अपन कंप्यूटर पढ़ना नहीं बैठेंगे कोई भी। सिलेबस का आपको पता है ना, मिड अगस्त आपका कंप्लीट है। आपको पूरा शेड्यूल दे रखा है ना। अब शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेगी सारी क्लासेस। ओटी वालों को तो पूरा शेड्यूल दे रखा है मैंने। हाँ, कंप्यूटर इक्वेशन इजी थे यार, बेसिक नॉलेज इसको वो इजीली कर सकता है। अब उसके लिए आप कोई किताब लेके बैठ रहे हैं तो वो नॉनसेंस वाली बात है। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन मान सकता हूँ टफ था, बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे इजी थे। जो आपने इजीली, अगर आपने 9th 10th के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है तो आपने पढ़ी होगी। हाँ, मार्च की भाई सीडीएस वाले करना करंट अफेयर्स, ठीक है ना। सीडीएस वाले करना। सीडीएस वालों को तो मैं ये कहूंगा इस बार कि पहले तो आप ये करंट अफेयर्स कंप्लीट करो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप थोड़े आलसी नहीं हो, तो आई विल से कि यार एक ईयर के कवर करने की कोशिश करो। क्योंकि अभी थोड़ा सीडीएस ना थोड़ा अतरंगी हो रहा है, मस्ती चल रही है उसकी भी। हाँ, तभी इजी लग रहा है। बट वैसे भी ओवरऑल इजी था, कंप्यूटर मेरे को टफ नहीं लगा था इस बार आपके सीडीएस में पूछा तो। क्योंकि जेनरिक क्वेश्चन थे, वायरस वगैरह के बारे में पूछा था। जेनरिक क्वेश्चन थे। अरे सब लोग पूछ रहे हैं इकोनॉमिक्स कब करवाओगे, सिलेबस कब होगा, ये होगा। यार मैंने सब लोगों को सिलेबस दे रखा है ना, उसके अंदर सब कुछ मेंशन है। किसी ने टाइम टेबल देखा है जो मैंने दे रखा है आपको? सिलेबस नहीं, सॉरी, टाइम टेबल देखा है जो मैंने दे रखा है, कि खोलते ही नहीं हूँ? अभी जाके ना क्लास एंड होने के बाद में जिनको भी डाउट्स है वो एक बार टाइम टेबल खोल के देखना, उसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा। कौन सी चीज कब होने वाली है, सिलेबस कब होने वाला है, क्लासेस कब खत्म होने वाली है, सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट सारी पहले ही हो जाएगी संध्या। लास्ट में सिर्फ आई थिंक एक तो फिजिक्स बचेगा और एक आपका हिस्ट्री बचेगा। तो फिजिक्स तो वैसे भी इतना ज्यादा नहीं पूछता आपके सीपीएफ में। पूछता है बट उतना ज्यादा नहीं पूछता है। हाँ, करंट अफेयर्स वाईटी पे आएगी। हाँ, ये भी एक सही स्ट्रेटेजी अनुभव। अगर आप अलग सब्जेक्ट्स के अंदर ना अच्छा कर सकते हो, जैसे आप साइंस के अंदर काफी अच्छा कर सकते हो, आप फिजिक्स के अंदर काफी अच्छा कर सकते हो, तो वो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पे लिमिटेड ही काम करो। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट्स हो सकता है जो मैथमेटिक्स वगैरह वीक होने के कारण फिजिक्स में भी बहुत वीक है, तो उसको डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर्स पे अच्छा फोकस करो। है ना। ओके। तो आज आपकी जो लोग एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज आपकी मैथमेटिक्स की पहली क्लास आ जाएगी वाईटी के ऊपर, ठीक है ना। उसके अंदर आपके सीएपीएफ के जो भी लोग सीएपीएफ अपियर करने वाले हैं ना, मैथ्स मत छोड़ के जाना भाई। मैथ्स के बिना सीएपीएफ का क्लियर नहीं होगा। समझ गए ना। मैथ्स के बिना सीएपीएफ क्लियर नहीं होगा भाई। क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के सीएपीएफ के अंदर, और 15 20 तो बहुत बड़ा नंबर है। ओके। हाँ, सीडीएस के लिए भी, एफकेट के लिए भी और सीएपीएफ के लिए भी, क्योंकि तीनों में अर्थमेटिक सेम है। और पिछला जैसा लेवल आया ना एफकेट का, अब एफकेट का लेवल पीछे नहीं रहा है। हाँ, ऑब्वियसली उठाया है। उठाया है सौरभ। बट आप कंप्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते इस बार। हो सकता है इस बार किसी और से उठाए। तो जहाँ पे भी जो भी मिलता है, मैं तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको, सिर्फ करंट अफेयर्स के अंदर कहता हूँ मैं ये चीज़, करंट अफेयर्स और आपके वोकेब के अंदर जहाँ से भी जो भी मिलता है उठाओ पढ़ो। ठीक है ना। तो ये तीनों के लिए होने वाली है आज आपकी शाम को क्लास, सीडीएस सीएपीएफ एफकेट के लिए। ओके, वाईटी के ऊपर। तो उसको अच्छे से करना। बाकी जिनको आईपीएल देखना है तो सोच लो भाई, आपको जिंदगी में आईपीएल देखना है कि एग्जाम क्लियर करना है। आईपीएल इज मोर इम्पोर्टेंट और दिस।
अब आईपीएल की तो A to Z सारी चीजें फिक्स ही रहती है, उनको बस पैसा कमाना है। अब तुम तुम्हारी जिंदगी का सोचो, तुम्हें क्या करना है। पीआईबी, प्रेस इंटेलिजेंस ब्यूरो। नहीं, आज फाइनल है ना इन सब का। इन फालतू चीजों से देखो, आ, आप लीजर टाइम देते हो किसी भी चीज को, कोई स्पोर्ट खेलते हो, कुछ भी करते हो, लीजर टाइम आपका बढ़िया चीज है, बट कभी भी उसको अपने गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज के लिए मर रहे हो, कि उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे कुछ ही दिन पहले मैंने एक वो देखा, आई थिंक कुछ तो देखा था मैंने। हाँ, न्यूज़ आर्टिकल ही देखा था, ऊपर आ गया था मेरे। जनरली ऐसे आर्टिकल मेरे न्यूज़ में आते नहीं है, बट उन लोगों ने पता नहीं ऐसी फीड क्यों कर दी मेरी। ऊपर एक आर्टिकल आया, एक औरत थी, वो एक पेपर लेके खड़ी थी स्टेडियम के अंदर, और बोली कि आज आरसीबी हार जाएगी तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी। मतलब अटर नॉनसेंस। ऑब्वियसली इनफ होगी संध्या, तभी तो पढ़ा रहा हूँ यार। पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी जिंदगी बनाओ, बाकी सब चीजें जिंदगी में चलती रहेगी। ठीक है ना। मेरे बैचेस भी चलते रहेंगे, मैं पढ़ाता भी रहूंगा। और आप नहीं पढ़ोगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो एग्जाम निकालेंगे, अगले बैच में और बच्चे आएंगे वो एग्जाम निकालेंगे, वो ऑफिसर बनेंगे। और आपको चूज करना है कि आपको अपनी लाइफ में ऑफिसर बनना है कि नहीं बनना है। देखो, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को भी, सिर्फ आपको छोड़ के, आपके पेरेंट्स को छोड़ के। ठीक है ना। तो मेहनत करो, अगले कुछ दिन, कुछ महीने एकदम शिद्दत के साथ करो। खुद के लिए करो, किसी के लिए मत करो यार। अपनी जिंदगी बनाने के लिए करो, अपन किसी और के लिए नहीं करते हैं। ठीक है ना। जिंदगी कटनी है, जिंदगी तो कट जाएगी, पर जिंदगी ऐसे काटो ना कि जिंदगी काटने में मजा आए। ठीक है। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं अपन। इंडियन ज्योग्राफी, तो जो आज आपको टारगेट्स देते हैं इंडियन ज्योग्राफी करना, ठीक है ना। थैंक यू एंड जय हिंद। ऑब्वियसली जाओ यार, नेशनल खेलने तो जाओ। ये तो अच्छी चीज है ना भाई, आपकी डेवलप हो रही है, स्किल डेवलप हो रही है, वो चीज तो करो ना। कबीर बताएगा, अभी बोला ना आपको, अभी भेजता है मैं उसका सॉल्यूशन आपको, उसमें अलग होगा सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, वन शॉट करेंगे, डोंट वरी। अभी भेजता हूँ कबीर मैं आपको।